बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में और ये सिविल सर्विसेज का लेक्चर है। तो आज हम बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। पहले 6 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, ये 7वां लेक्चर है। तो इसमें हम बॉडी पैराग्राफ्स को देखेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ बेसिकली डिफाइंस एन आइडिया। एक पैराग्राफ एक आइडिया को डिफाइन करता है, सिर्फ एक आइडिया को। ये याद रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैराग्राफ के अंदर आप 2 से 3 आइडियाज़ दे दें, ऐसा गलत हो जाता है। अगर ऐसा हो तो वो गलत होता है। एक आइडिया में सिर्फ एक ही पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर ऐसा आप करते हैं, एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडियाज़ आप लिखते हैं, तो आप बेसिकली गलत करते हैं और ये गलत तस्वर किया जाता है। तो द आइडिया इन पैराग्राफ इज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। अब जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक आइडिया होना चाहिए और दूसरी बात उसमें एविडेंस होना चाहिए कि जो बात आप कर रहे हैं वो किसी रिसर्च, किसी एडिटोरियल, किसी किताब, किसी बंदे के अल्फाज, किसी भी किसी को पैराफ्रेज, किसी के वर्ड्स को पैराफ्रेज करके लिखना, यानी मनोवन जैसे उसने कहे हैं उसी तरह से उसको लिख देना। ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, ये होती हैं एविडेंसेस। एविडेंसेस के बगैर आपका पैराग्राफ बिल्कुल बेकार होता है, वो पैराग्राफ क्रेडिबल नहीं होता। तो आपने एविडेंस देने होते हैं, उसके अंदर अपनी बात को प्रूव करना होता है जो आप आइडिया दे रहे हैं। अब पैराग्राफ के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जी। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले जनाब टॉपिक सेंटेंस होता है। अब ये जो टॉपिक सेंटेंस बेसिकली पहला सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का। इसके अंदर आप बताते हैं प्लेन वर्ड के अंदर कि मैंने क्या बताना है, यानी वो बात जिसको आपने प्रूव करना ना उसको प्लेन वर्ड में ग्रामेटिकली करेक्ट आप बताते हैं। पहले सेंटेंस के अंदर आप ये ज़रूर करेंगे, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बयान किया गया है। दूसरी बात है कि आप डेवलपमेंट ऑफ आर्गूमेंट करते हैं, जो आर्गूमेंट आपने देना है उसके बारे में कुछ डिटेल्स को ऐड करते हैं उस पैराग्राफ के अंदर, यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स के अंदर। और उसके बाद आप वैलिड एविडेंस देते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, यानी जो जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसके बाद डिटेल्स ऐड करने के बाद जस्टिफाई करने के लिए आप कोई ना कोई एविडेंस देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी बात को, मेरी बात जो है वो रिसर्च बेस्ड है। फिर जनाब क्या होता है, आखिर पे कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस वही बात करता है, ये आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, और ये वही बात करता है जो टॉपिक सेंटेंस करता है, मगर इसके अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं और इससे पहले ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वो हम कुछ देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पैराग्राफ्स की टाइप्स की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज में 2 किस्म के पैराग्राफ्स होते हैं टीचर्स के मुताबिक। तो पहला जो टाइप ऑफ पैराग्राफ है उसको जनरल पैराग्राफ बोलते हैं। ये पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो बात पूछी हुई है उसके जब आप आर्गूमेंट देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो पूछते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें जब आप प्रोज लिखेंगे तो जनरल पैराग्राफ है प्रोज। कॉन्स के जितने आप आर्गूमेंट लिखेंगे वो जनरल हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, अगर ये वाला ऐसे है तो इसमें जब आप डेमोक्रेसी कैन नॉट एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, जब आप इसके आर्गूमेंट्स देंगे ना 8 देंगे 9 देंगे, क्योंकि ये बात उसने पूछी हुई है, ये उसका जो मेन बात है, जो मेन उसने आइडिया आपसे पूछा वो ये है। इसके जब आप 9-10 आर्गूमेंट्स देंगे तो आप इन पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो 100 से लेके 120 वर्ड तक रखते हैं, ताकि आप कंप्लीटली अच्छी तरह से हर एक आर्गूमेंट को जस्टिफाई कर सकें उसमें रिसर्च दे के। तो आप इन वर्ड्स, इनको जनरल पैराग्राफ्स बोलते हैं, इसको 10 से 120 वर्ड्स इसके होते हैं, इसकी लेंथ होती है। इससे कम भी हो सकती है, कुछ लोग कम भी लिख सकते हैं, मगर जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि 100 से 120। और जो दूसरे पैराग्राफ्स होते हैं ये होते हैं रेकमेंडेशन पैराग्राफ। रेकमेंडेशन पैराग्राफ की जो लेंथ होती है ये 50 से 70 वर्ड्स होती है। और रेकमेंडेशन पैराग्राफ में आप वे फॉरवर्ड देते हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम के बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसमें अगर कोई आपने रेकमेंडेशंस देनी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, तो ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये बेसिकली छोटे होते हैं, इसको 50 से 70 वर्ड के दरमियान आप लिखते हैं। तो ये हैं 2 किस्म के पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ को राइट कैसे करना है दोबारा हम देखते हैं। सिंपल टॉपिक सेंटेंस आपने लिखना है पहले ही बात में। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि करप्शन जो है वो इकोनॉमी को क्या करती है, वो इकोनॉमी को के डिक्लाइन की तरफ लेके जाती है, तो मैं यही लिखूंगा कि करप्शन जो है, करप्शन डिक्लाइंस इकोनॉमी, ठीक है, करप्शन डिक्लाइन करती है इकोनॉमी को, ठीक है।
तो इस तरह से मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बनाऊंगा, इसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। तो ये पहला सेंटेंस होगा। तो जब ये ऐसा होगा तो जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर ये वाला आइडिया डिस्कस किया गया है। उसके बाद मैं फिर कुछ और डिटेल्स इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा अपने अल्फाज में, और उसके बाद मैं एविडेंस दे दूँगा, किसी कंट्री का एग्जांपल दे दूँगा कि वहाँ पे करप्शन है तो उसकी इकोनॉमी नहीं ठीक, या मैं ये कहूँगा कि कोई लॉजिक दे दूँगा, या मैं कोई काज इफेक्ट पैराग्राफ दे दूँगा, या मैं कंपैरिजन करके दिखा दूँगा दो कंट्रीज़ का, वो मुझ पर डिपेंड करेगा। और या फिर मैं कोई रिसर्च दे दूँगा, तो ये जस्टिफाई करूँगा मैं अपने इस स्टांस को। ये करने के बाद मैं एंड पे लिखूंगा इन अ नटशेल, आखिरी सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंस में इन अ नटशेल लिखूंगा, या इन अ समरी लिखूंगा, या हैंस लिखूंगा, या दस लिखूंगा, या देयरफॉर लिखूंगा, या टू कंक्लूड लिखूंगी, या इन ब्रीफ लिखूंगा, या टू कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये लिखूंगा। इनमें से एक लिखूंगा हर एक पैराग्राफ के नीचे। और उसके बाद मैं वही बात जो मैंने टॉपिक सेंटेंस में की है उसी बात को दोहराऊंगा, मगर वर्ड्स जो होंगे वो मेरे डिफरेंट होंगे। यानी मैं जो है वो रिपीटिशन नहीं करूँगा, वही वर्ड्स नहीं लाऊंगा जो मैंने वहाँ पे यूज़ किए हैं टॉपिक सेंटेंस में, क्योंकि ऐसे रिपीटिशन होती है और रिपीटिशन से आपका जो स्ट्रक्चर है या आपका जो पैराग्राफ है वो अच्छा दिखाई नहीं देता। तो आपने अल्फाज बदल के वही बात जो टॉपिक सेंटेंस में की है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस में करनी, मगर अल्फाज मुख्तलिफ, वोकैबलरी मुख्तलिफ, अंदाज मुख्तलिफ आपने अपनाना है। अब एक बार और देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का पहला कंपोनेंट होता है जी टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में रेलेवेंट, क्लियर और ब्रॉड सेंटेंस लिखते हैं, यानी बड़ा सेंटेंस लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आइडिया को छोटा कर दें, बड़ा ब्रॉड सेंटेंस लिखते हैं विद कंट्रोलिंग आइडिया, और आइडिया एक ही होता है उसके अंदर, यानी उसको कंट्रोल करके लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब फ्री में भागा जा रहा है, ठीक है, तो वो लिखते हैं। और उससे पता चलता है एग्जामिनर को पहले सेंटेंस से कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। दूसरा है जी सपोर्ट सेंटेंसेस। सपोर्ट सेंटेंसेस में आप एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक सेंटेंस को, ऐड मोर डिटेल, उसकी मोर डिटेल आप देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तीसरी बात जो आप लिखते हैं इसी सपोर्ट सेंटेंसेस में, यानी दूसरे स्टेप के अंदर, वो ये होती है कि आप जस्टिफाई करते हैं अपने आर्गूमेंट को, अपने टॉपिक सेंटेंस को, कि ये जो मैंने बात की ये सच्ची है। उसके लिए आप फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं कुछ, डिटेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं किसी कंट्री की, रीजंस दे सकते हैं, या किसी की कोई आर्गूमेंट लिख सकते हैं, लॉजिकल आर्गूमेंट, जिस तरह से सोक्रेटिक मेथड ऑफ आर्गूमेंट्स है उसके ज़रिए से, या किसी की कोट लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, या फिर आप पैराफ्रेज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में लिख के कह दिया कि ये वहाँ पे दी हुई थी, तो इसका मतलब है मेरी बात सच्ची है क्योंकि उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है, फलाने स्कॉलर ने इसको सपोर्ट किया अपनी किताब के अंदर। स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड बैंक, या IMF, इन सब की जितनी भी जो रिसर्च पब्लिश होती हैं, स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड होती हैं, ठीक है, या इस्लामाबाद पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये वहाँ पे है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, वो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। पिल डैट वाले क्या करते हैं, पिल डैट वाले इलेक्शंस के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो आपको इलेक्शंस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा देते हैं। बाकी मिनिस्ट्रीज़ के जो छपती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, अब स्टैटिस्टिक्स गैदर करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ छापती हैं, अपनी स्टैटिस्टिक्स को छापती हैं। उसके बाद हर साल क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत सारी इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और जो बजट की एलोकेशन होती है ये आपको इकोनॉमिक जो आपके पैराग्राफ होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड पैराग्राफ होंगे किसी भी ऐसे के अंदर, उसमें आपको ये हेल्प करेंगी। तो वो आप पढ़िए ज़रूर, इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आता है जब हम बजट पेश करते हैं। डाटा फ्रॉम रिसर्च भी चल जाता है, किसी रिसर्च पेपर से डाटा ले लिया, या एनेक्डोट भी चल जाते हैं, कहानी लिख दी, कहानी से साबित करने की कोशिश की। स्टोरी लिख के भी आप कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ कोटेशन ही लिखनी है या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स लिखनी है, आप कहानी किसी भी तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। आखिरी सेंटेंस क्या होता है, भाई कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में हम एक्सप्लेन करते हैं द सिग्निफिकेंट ऑफ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसकी या तो सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये जो मेरा आर्गूमेंट है उसकी क्या है सिग्निफिकेंस, या आप वो लिखते हैं, या आप क्या करते हैं 10
इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, उनमें से कोई भी ट्रांजिशन वर्ड लिख के उसके आगे कॉमा लगा के आप जो टॉपिक सेंटेंस है उसको और थीसिस स्टेटमेंट को मिला के एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिकली करते हैं और आप अपने पैराग्राफ को ख़त्म करके नया पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। अब जनाब पैराग्राफ की कुछ टाइप्स और हम कुछ सैम्पल भी देख लेते हैं। तो जनाब सैम्पल हमारे पास ये है जी, नरेटिव पैराग्राफ होता है, पहले एक किस्म का नरेटिव पैराग्राफ होता है। जब भी कोई आप किसी चीज़ की हिस्ट्री बयान करते हैं तो नरेटिव पैराग्राफ होता है। अब ये पैराग्राफ बड़ा डिफरेंट होता है, इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस कोई नहीं होता, कहानी का एक सिरा आप शुरू करते हैं और उस सिरे से चलते हुए चीज़ें बताते जाते हैं और दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इसमें कोई टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, यानी कहानी एक जगह से शुरू करनी है पहला सेंटेंस से और यूं ही चलते जाना है, कहानी को एक्सप्लेन करते जाना है और जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वहाँ पे ख़त्म कर देनी है। इसमें कोई टॉपिक सेंटेंस, कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता। पहला सेंटेंस जो आपका स्टार्ट होता है वही टॉपिक सेंटेंस होता है और जो आखिरी सेंटेंस होता है वही आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। जो कहानी का आखिरी सिरा होता है वही आपका कंक्लूडिंग होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये जनाब अपोलो 11 जो चांद पे गया था, अमेरिकन जो गए थे नासा के प्रोजेक्ट के बाद, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो ये उसका है। तो ऑन जुलाई 16 1969 द अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। ये वहाँ से शुरू हुआ। फिर ये बताता है कि उसमें कितने कितने लोग थे। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ के नाम। फिर उसके बाद बता रहा है कि स्पेस क्राफ्ट जो है, अगला कहानी का सिरा बता रहा है कि वो मून पे पहुँच गया। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने वॉक की। तो उसके बाद कुछ लोगों के वहाँ पे बयानात बताए हुए हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये बातें की और एंड के बताया गया कि इसकी सिग्निफिकेंस बता दी गई है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस। इट वाज अ मोनूमेंटल मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। यानी जब आप नैरेटिव पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका कोई टॉपिक सेंटेंस, पहला जो कहानी का सिर होता है वही टॉपिक सेंटेंस होता है, जो आखिरी जो सेंटेंस होता है कहानी का वही उसका कंक्लूडिंग होता है, या आप उसकी सिग्निफिकेंस लिख देते हैं उस इवेंट की आखिरी में। तो ये सारा डिफरेंट किस्म से लिखे जाते हैं। ये एक पैराग्राफ नरेटिव पैराग्राफ है। अब एक होता है जी प्रोसेस पैराग्राफ। ठीक है, अब प्रोसेस पैराग्राफ में आप किसी भी चीज़ को बताते हैं कि वो कैसे होता है, हाउ इट हैपन्स, कैसे होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस है, हेयर इज़ द परफेक्ट सिस्टम फॉर क्लीनिंग रूम। वो बता रहा है कि सबसे बेहतर तरीका क्लीन करने का रूम क्या है। द बेस्ट वे टू इरेडिकेट करप्शन इज़, जो बेस्ट वे है करप्शन को इरेडिकेट करना। द बेस्ट प्रोसेस या टेक्निक्स टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आप इस तरह से ये टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे उसी प्रोसेस को जैसे वो होगा। फर्स्ट आपको ये करना चाहिए, सेकंड आपको ये करना चाहिए, नाउ फाइंड अ लोकेशन, तीसरी जगह पे आपको ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए और उसके बाद एंड पे आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देते हैं या उसकी सिग्निफिकेंस लिख देते हैं उस प्रोसेस की। तो आपका ये पैराग्राफ बन जाता है। इसको प्रोसेस पैराग्राफ बोलते हैं कि प्रोसेस क्या हुआ, कोई भी चीज़ का प्रोसेस क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या कंट्रास्ट बताते हैं उनके डिफरेंस, या कंपेयर बताते हैं या दोनों बता देते हैं। इसको कंपेयर कंट्रास्ट पैराग्राफ देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की इकनॉमी और अमेरिका की इकनॉमी के बारे में क्या डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान की इकनॉमी की एक इंडिकेटर पकड़ेंगे, उसके बारे में पाकिस्तान का भी लिखेंगे और उसके बारे में अमेरिका का भी लिखेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस में हम कहेंगे सेकेंडली जनाब अमेरिकन जो परचेजिंग पावर है वो इतनी है और पाकिस्तान की इतनी है। फिर हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे उनकी इकनॉमी का वॉल्यूम इतना है, हमारा इतना है, और एंड पे लिखेंगे कि हमारी और उनकी इकनॉमी में बड़ा फ़र्क है, हम एक गरीब मुल्क हैं और वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हमारा क्या होगा, हैंस लगाने के बाद जब हम ये आखिरी बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया। तो जनाब यहाँ पे एक सिंपल सा पैराग्राफ है, ओशंस एंड लेक्स हैव मच इन कॉमन बट दे आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। अब ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ये आपको बता रहा है कि मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करूँगा और जो कॉमन चीज़ें हैं मैं बात करूँगा ओशंस और लेक्स के दरमियान। अब सारा पैराग्राफ इसी पे चलता जाएगा एक आइडिया के ऊपर। मिसाल के तौर पे देखें जी, बोथ आर द बॉडीज़ ऑफ वाटर, दोनों में वाटर होता है, ये मैंने सिमिलैरिटी बता दी। बट ओशंस आर वेरी लार्ज बॉडीज़ ऑफ साल्ट वाटर वाइल लेक्स आर मच स्मॉलर बॉडीज़ ऑफ फ्रेश वाटर, ये मैंने डिफरेंस बता दिया। फिर दूसरा मैं सिमिलैरिटी बताऊंगा, फिर उसी में मैं डिफरेंस बता दूंगा। फिर मैं तीसरी बात बताऊंगा उनका सिमिलैरिटी और उसके बाद तीसरी डिफरेंस बता दूंगा। एक तरीका होता है
कंपेयर कंट्रास्ट को इस तरह लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ कंपेयर वाले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि मैं दो चीज़ों में कंपेयर कर रहा हूँ और उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, आप उनकी सिमिलैरिटीज़ बताते जाएंगे और हैंस लिखेंगे और उसके बाद या इन नटशेल लिखेंगे और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। कंट्रास्ट में मैं उनके टॉपिक सेंटेंस लिखूंगा कि दोनों में बहुत डिफरेंस है और उसके बाद उनका डिफरेंस लिखूंगा और एंड पे क्या लिखूंगा और जस्टिफाई करूंगा उस डिफरेंस को स्टैटिस्टिकल डाटा और बेहतरीन तरीके से। जब आप CSS के पैराग्राफ लिखते हैं तो वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देना पड़ता है, वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। पीछे हमने पढ़ा है कि जस्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है, कोटेशन से किया जा सकता है, एग्जाम्पल से, या जो सर्वे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये जनाब आपके क्या है जी आखिरी सेंटेंस है, इसमें या सिग्निफिकेंस बताई हुई है या आप जो है वो सिंपल कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख सकते हैं। इसको कंपेयर कंट्रास्ट पैराग्राफ बोलते हैं। अब एक होता है क्रिटिकल पैराग्राफ। क्रिटिकल पैराग्राफ में आप क्रिटिक्स करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे द ब्लू वेल्स जस्ट प्लेड देयर फर्स्ट वॉलीबॉल गेम ऑफ द न्यू सीजन, आई बिलीव देयर इज़ मच टू बी एक्साइटेड अबाउट। ये देखें जी, मैं टॉपिक सेंटेंस लिखा है कि जनाब ब्लू वेल ने उन्होंने अगले सीज़न का पहला गेम खेला है और उसके बारे में बहुत सी एक्साइटिंग बातें हैं। पहले मैं उनकी करूँगा कि उन्होंने ये किया, मगर मैं क्रिटिसाइज़ करता जाऊँगा कि उन्होंने ये गलतियाँ की और उस वजह से वो हार गए। यानी मैं बताऊँगा कि उन्होंने ये किया, ये काम हुआ है। पहले क्रिटिकल पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि ये प्रोसेस या ये चीज़ यूँ हुई है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसमें ये चीज़ें गलत थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई, और फिर हम पैराग्राफ को कंक्लूड कर देते हैं। इस पैराग्राफ को रोक के आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपको फिर बेहतर समझ लगेगा कि ये किस तरह से लिखा गया है। हम टॉपिक सेंटेंस देते हैं, फिर एक प्रोसेस को बताते हैं, कोई काम हुआ और उस काम पे फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं। इसको क्रिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं और ये आप स्टॉप करके देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को भी आप स्टॉप कीजिए और पढ़िए, और स्टॉप करने के बाद पढ़ने के बाद फिर चलाइए। अब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये है जी परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ के अंदर आप किसी भी चीज़ को एडवोकेट करने के लिए किसी दूसरे बंदे को मनवाते हैं, उसको मनाते हैं कि वो ये करे। अगर आपने किसी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी है तो आप उसको मनाएंगे कि वो ये करे। ये क्यों करे? क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा। तो ये है जी परसुएसिव पैराग्राफ। ये आपका पहला टॉपिक सेंटेंस है। इसमें लिखा हुआ है कि द स्कूल फेयर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड टिकट्स हैव जस्ट गॉन ऑन सेल, वी आर सेलिंग अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ टिकट एट अ डिस्काउंट, सो मूव फास्ट एंड गेट योर टिकट वाइल दे आर स्टिल वेटिंग। बाकी वेट कर रहे हैं, तुम जाके जल्दी से टिकट ले लो। अब उसके मैं आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ क्यों ले लो, क्योंकि जनाब टिकट बड़ा सस्ता है और जनाब उसके बाद आपको बड़ा एंजॉय करने को मिलेगा, उसके बाद आपकी फैमिली को भी सुकून की ज़रूरत है। इस तरह की मैं बातें कुछ भी कर सकता हूँ, परसुएड कर सकता हूँ अगले बंदे को कि वो ये काम करे, और एंड पे मैंने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। तो ये परसुएसिव पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को फिर रोकिए, पढ़ने के बाद फिर वीडियो आपने वीडियो चलाई इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। तो ये लॉजिकल आर्गूमेंट है, इसमें लॉजिक बयान किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे द स्कूल फेयर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड टिकट्स हैव जस्ट गॉन ऑन सेल इवन दो यू मे बी बिजी। अब मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिक्स के ज़रिए से बता रहा हूँ उसको। ये कह रहा हूँ कि हाँ तुम्हारी मजबूरियाँ होंगी, हाँ गवर्नमेंट की मजबूरियाँ हैं, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट को सस्पेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको कहते हैं लॉजिक के ज़रिए से किसी को कन्विंस करना, लॉजिकल आर्गूमेंट देना। उसको कहना कि आपकी बातें जो हैं वो प्रॉब्लम्स तो आपकी हैं मगर सॉल्यूशन भी ज़रूरी है, मगर ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये काम करना है रादर देन तुम्हारी मुश्किलात, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप लॉजिकल आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है। तो एंड पे आप क्या करेंगे, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें आप पहले टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, उसी तरह से उस प्रॉब्लम को बताते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट वीक वी इंस्टॉल्ड अ नीटी डोर सो दैट आवर कैट कुड कम एंड गो एज शी प्लीजेस। वो हमने एक डोर्स इंस्टॉल किया कि हमारी कैट आए और बाहर जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो गई। यानी ये जो यहाँ तक सेंटेंस है ना, आपको एक ही सेंटेंस इसको बना सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप इसको और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये बेहतर टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि हमने डोर लगाया, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस थी मगर वो फॉल फ्लैट हो गई, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं
और अब उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये हम लोग क्या है करना जा रहे हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैराग्राफ बोलते हैं, जिसमें आप एक प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सॉल्यूशन भी उसी पैराग्राफ के अंदर बता देते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ को काज इफेक्ट पैराग्राफ, काज इफेक्ट पैराग्राफ आपका लिखा हुआ, आप इसको पढ़िए, आप इसको देखिए, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। और इसमें क्या होता है, एक काज बताया जाता है और उसका इम्पैक्ट बताया जाता है कि पैराग्राफ के अंदर। आई डू वेल इन स्कूल एंड पीपल थिंक आई एम स्मार्ट बिकॉज ऑफ इट। मैं अच्छा स्कूल में करता हूँ और लोग समझते हैं कि जनाब मैं क्या हूँ जी, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। In fact, 3 years ago I struggled in school. However, 2 years ago I decided to get serious about school and made some few changes. First, I decided I would become interested in whatever was being taught, regardless of what other people thought. I also decided I would work hard every day and never give up on my assignments. I decided to uh, never fall behind. Finally, I decided to make school a priority over friends and fun. After implementing these changes, I became an active participant in classroom and discussions. अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर वो सबसे पहले बताता है कि लोग ये समझते हैं कि मैं स्कूल में अच्छा करता हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। वो कहता है ऐसा नहीं है। ठीक है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मेरा काज ये था कि मैंने डिसाइड खुद किया कि मुझे सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट उसी पैराग्राफ में बता रहा है कि उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। दोनों चीज़ों को बयान कर रहा है। इसको कहते हैं जी काज इफ़ेक्ट पैराग्राफ। ट्रांजिशन पैराग्राफ क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके हर ऐसे में आपको काम आएगा। ट्रांजिशन पैराग्राफ बेसिकली वो पैराग्राफ होते हैं जो ऐसे के अंदर सेक्शंस को डिवाइड करते हैं। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप गलती करते हैं। सेक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन, एक ऐसे है कि इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस ऑफ करप्शन जो है वो आपने क्या करने हैं, बयान करने हैं। अब सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे आपके ऐसे का। इंट्रो के बाद आप कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं देंगे, आप डायरेक्टली पहले इम्पैक्ट का पैराग्राफ लिख देंगे इंट्रो के बाद। वो जितने आर्गूमेंट हुए, 7 हुए, 8 हुए, वो 8 पैराग्राफ लिखने के बाद जब आप सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो सॉल्यूशंस से पहले आप एक ट्रांजिशन पैराग्राफ देंगे कि पहले मैंने इम्पैक्ट्स लिख लिए हैं पिछले पैराग्राफ्स में, तो अब मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। ये 2 से 3 लाइन का ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है। नीचे एग्जांपल दी हुई है। हैविंग डिस्कस द इल रेपरकशंस ऑफ करप्शन, या कोई करप्शन पे ऐसे है तो करप्शन, या क्लाइमेट पे है तो क्लाइमेट, या बैड गवर्नेंस है तो बैड गवर्नेंस लिख देंगे इसकी जगह। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिख देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा उसका नाम दर्ज कर देंगे यहाँ पे। इल रेपरकशंस कह रहा है कि मैंने पहले इल रेपरकशंस को डिस्कस कर लिया है इस प्रॉब्लम के। द नेक्स्ट सेक्शन डील्स विद द रेमेडीज फॉर द प्रॉब्लम दैट हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ पीपल हेल्प। अगला जो सेक्शन है वो रेमेडीज़ यानी रिकमेंडेशंस के बारे में होगा इन प्रॉब्लम्स की। ये आपका ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन पैराग्राफ है। अब याद रहे कि ट्रांजिशन पैराग्राफ अगर किसी ऐसे में 2 बातें पूछी हों तो ट्रांजिशन पैराग्राफ 1 होता है। अगर किसी ऐसे में 3 बातें पूछी हुई हों तो ट्रांजिशन पैराग्राफ 2 होते हैं। ये आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पे इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस हैं तो ट्रांजिशन पैराग्राफ 1 होगा क्योंकि बातें 2 पूछी हुई हैं। और अगर आपने क्या किया है, अगर आपने 3 बातें पूछी हुई हैं, काजेज, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, तो ट्रांजिशन पैराग्राफ 2 होंगे। जो आप पहले भी लिखेंगे उसका कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं होगा। दूसरी बात जो लिखेंगे उससे पहले ट्रांजिशन पैराग्राफ होगा। तीसरी लिखेंगे तो उससे पहले ट्रांजिशन पैराग्राफ होगा। एक और तरीका जिससे ज़रिए से आप ट्रांजिशन पैराग्राफ लिख सकते हैं वो ये कि द प्रीवियस सेक्शन डिस्क्राइब द रूट काजेज ऑफ दी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो सारी प्रॉब्लम लिखी हैं इनमें, तो यहाँ प्रॉब्लम की जगह पे वही प्रॉब्लम लिख देनी है। However आप लिखेंगे उसके बाद दी सक्सीडिंग पैराग्राफ्स विल डिस्क्राइब दी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द इशू। अगर इम्प्लीकेशंस पूछें तो इम्प्लीकेशन, अगर रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन लिख देंगे इसकी जगह। एक और तरीका, दी प्रीसीडिंग सेक्शन डील्स विद दी इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम बट दी नेक्स्ट पैराग्राफ विल डिस्क्राइब रिकमेंडेशंस। यहाँ पे रिकमेंडेशन हो तो आप रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीकेशन हो तो इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे काज अगर आप तीसरे नंबर पे या दूसरे पे लिख रहे हैं तो आप काजेज लिख सकते हैं। तो ये किस ट्रांजिशन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग इनको भूल जाते हैं और लोग इनको लिखते नहीं हैं।
तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को डिवाइड करने के लिए आप ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपको हेल्प भी करेगा। अगर आपको ये हेल्प करे तो आप मेरे लिए दुआ भी कर सकते हैं, अपनी दुआ में मुझे याद भी रख सकते हैं, अपनी दुआ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।